दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक बाजी खेलने का वक्त आ गया है। 2024 तो इस देश की जनता को तय करना है कि किसे जिताएं, किसे गद्दी से उतार दें। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो बिसात बिछनी है और जिन बिसात के आश्रय इस देश के लोगों को प्रभावित करना है, उसका खेल 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा। और 15 अगस्त का मतलब है लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री का वह भाषण, जो भाषण कहीं आखिरी ना हो। और उस भाषण की लकीर इतनी मोटी होनी चाहिए कि बकायदा प्रधानमंत्री पर वैसा ही भरोसा जनता का जाग जाए जहां पर 2014 या 2019 में जागा था। तो क्या वाकई 15 अगस्त के बाद कोई ऐसी बिसात इस देश के भीतर बिछने वाली है जिसमें राजनीतिक तौर पर शहमात राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच 2023 में ही होगी? कांग्रेस ने बिसात बिछानी शुरू कर दी। बीजेपी ने अपने संगठन के आश्रय खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया। दोनों के निशाने पर और कोई राज्य नहीं, बल्कि वह राज्य हैं जिनके आश्रय 2024 की दिशा में कदम बढ़ जाएं और 2024 में जिस राज्य में जीत मिल जाए उस राज्य में जीत को बरकरार रखा जाए या वहां पर सेंध लगा दी जाए। बड़ी उलझी हुई कहानी सी यह लग सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त राहुल गांधी या कांग्रेस के जहन में एक ही सवाल है। अगर भारत जोड़ो का मतलब नफरत की दुकान को खत्म करना और नफरत को खत्म करके मोहब्बत की दुकान को शुरू करना है, तो फिर महात्मा गांधी को याद करना पड़ेगा। और इस बार भारत जोड़ो की दिशा पोरबंदर से शुरू की जाए, यानी गुजरात की उस जमीन से जिसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रधानमंत्री मोदी से नहीं बल्कि महात्मा गांधी से जुड़ी है। और महात्मा गांधी के विचारों को कांग्रेस के साथ आत्मसात करते हुए एक ऐसी विचारधारा की लड़ाई इस देश के भीतर में राजनीतिक लकीर के जरिए खींच दिया जाए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश भी, जो बीजेपी और संघ की प्रयोगशाला के तौर पर इस दौर में बहुत ज्यादा फल फूल रही है, वहां पर भी कांग्रेस अपनी जड़ों को जमा ले या फिर इंडिया की मौजूदगी ठसक के साथ इस राज्य में नजर आने लगे। तो क्या यह संभव है? एक तरफ गुजरात है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है, लेकिन उसके बीच में 3 राज्यों के चुनाव भी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब दोनों के लिए हैं। कांग्रेस मानकर चल रही है 2018 में तीनों राज्यों में वह जीती थी, तो 2023 में भी वह तीनों राज्यों में जीतेगी। बीजेपी को लगने लगा है कि मध्य प्रदेश तो जोड़ तोड़ के आश्रय सत्ता को छीन लिया कांग्रेस के हाथों, लेकिन अब राजस्थान को नहीं गंवाना है और छत्तीसगढ़ के भीतर अपनी धमक को कहीं ज्यादा मजबूत करना है और हो तो जीतना भी है। इस दिशा में एक एक कदम दोनों तरफ से बढ़ चुके हैं। यानी आपके जहन में पहले राउंड में 5 राज्य अब आ जाने चाहिए। एक तरफ वह 3 राज्य यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां पे कांग्रेस और बीजेपी को टकराना है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और गुजरात, जो राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर नरेंद्र मोदी के जरिए आरएसएस ने एक वक्त खूब खेल खेला और उसके बाद योगी के जरिए आरएसएस की जमीन पर योगी ने खड़े होकर जिस बिसात को बिछाया, उसमें एक झटके में मैसेज इस देश के भीतर यही गया कि एक तरफ योगी हैं तो दूसरी तरफ मोदी हैं, यानी मोदी सॉफ्ट हैं, योगी हार्ड है। यह वाजपेयी और अडवाणी की कहानी को दोहराने की परिस्थिति में आरएसएस लाकर खड़ा करना जरूर चाहती है। हालांकि इन सब के बीच मोदी की अपनी प्रयोगशाला और योगी की अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला की जमीन दोनों बहुत अलग अलग रास्ते पर चली है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह हो चला है कि जिन 3 राज्यों में सबसे पहले चुनाव होने हैं, वहां पर बीजेपी की सांसें इस रूप में फूलने लगी कि अगर इन 3 राज्यों से राहुल गांधी पद जोड़ो यात्रा करते निकलते हुए भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यूपी और गुजरात जोड़ो का मंत्र भी कहीं बिखेर दिया, तो फिर आने वाले वक्त में मुश्किल इसलिए हो जाएगी कि इन 3 राज्यों के आश्रय समूचे विपक्ष की रणनीति टिकी है। यहां तक कि उन राजनीतिक दलों की भी रणनीति टिकी है जो ये सोच रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस का जीतना दक्षिण भारत के एक राज्य को जीतना है। लेकिन जैसे ही मध्य भारत के भीतर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगर
कांग्रेस जीत जाती है तो फिर एक झटके में समूचा विपक्ष जिस जोड़ तोड़ और अभी तक सीटों के समीकरण को लेकर खामोश है, और यह सवाल हर किसी को परेशान भी कर रहा है कि आखिर सीटों का तालमेल होगा कैसे, वो सारी चीजें एक झटके में गायब हो जाएंगी। और घबराहट इस बात को लेकर इस हद तक बीजेपी के भीतर पहुंच चुकी है जहां पर उसने अपने पुराने नेताओं को तरजीह देना शुरू कर दिया। यह सोचकर तरजीह देना शुरू किया कि अभी ना तो कोई नया राजनीतिक प्रयोग कर सकते हैं और ना ही अपने चेहरे और अपने कद के बूते सत्ता में लौट सकते हैं। यानी तीसरी बार कैसे लौटेंगे, यह शायद सबसे मुश्किल सवाल इस दौर में हो चला है, क्योंकि सभी को पता है कि 2019 से पहले और 2019 के बाद, अगर दो दो घटनाओं का जिक्र करें तो 2014 के बाद एक तरफ नोटबंदी थी और दूसरी तरफ जीएसटी थी, जिस पर खामोशी बरतते हुए यू टर्न लेने की स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को आना पड़ा। लेकिन 2019 के चुनाव के वक्त भी लोग 2014 से पहले के कांग्रेसी शासन को भूले नहीं थे। शायद इसीलिए 2019 में उन तमाम राज्यों में जनता ने कांग्रेस को मात दे दी जहां पर सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच थी। लेकिन अब 2019 नहीं 2023 है, और 2019 के बाद की दो बड़ी घटनाएं भारत की राजनीति में किसी बंद दरवाजे पर लगे मोटे सत्ता के ताले पर जाकर अटक गई है, जहां पे प्रधानमंत्री एक शब्द भी बोलने से कतराते हैं। वो अडानी कांड है और वो मौजूदा वक्त में मणिपुर की घटना है। सवाल है, क्या बीजेपी इतना बैकफुट पर आ चुकी है जहां प्रधानमंत्री एक भी शब्द बोलने से कतरा रहे हैं? क्या वाकई बीजेपी इतने ज्यादा बैकफुट पर है जहां पर इस दौर में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा सत्र जो शुरू होगा उसके बाद वह अभी से हिचकोले खाने लगी है? क्या वाकई इस दौर में बीजेपी इतनी ज्यादा डिफेंसिव मूड में है जहां पर वह किसी भी हालत में उस परसेप्शन को खोने देना नहीं चाहती है कि मोदी का कोई विकल्प है ही नहीं इस देश के भीतर में? क्या वाकई ऐसी स्थिति है, या इसके उलट दूसरी तरफ से देखना शुरू कीजिए तो क्या कांग्रेस समझ चुकी है पहले दौर की भारत जोड़ो यात्रा के बाद दूसरे दौर की भारत जोड़ो यात्रा इस दौर में बीजेपी को उन जगहों से गायब कर देगी जहां पर बीजेपी का वर्चस्व है किसी दूसरे छत्र पर नहीं बल्कि कांग्रेस के ऊपर? और एक झटके में कांग्रेस यह महसूस करने लगी है कि पहली बार परसेप्शन की लड़ाई को अगर मजबूत करना है तो बीजेपी और संघ के गढ़ में जाकर सेंध लगानी होगी और खुले तौर पर ऐलानिया कहना होगा कि दरअसल कांग्रेस की विचारधारा क्या है, इस देश का मतलब क्या है, और मौजूदा वक्त में जिस प्रयोगशाला के तहत गुजरात और उत्तर प्रदेश को मथा गया वो कितना गलत है, तो क्या वो सही हो जाएगा? और तीसरी परिस्थिति है, अगर वाकई इस देश के तमाम विपक्षी राजनीतिक दल जो अपने अपने राज्यों में मजबूत हैं, अगर 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद वो कांग्रेस के साथ आकर खड़े हो जाते हैं, और अभी जो खामोश हैं उसमें सबसे बड़ा नाम मायावती का है। मायावती, अखिलेश यादव और कांग्रेस, इन 3 का मिलन अगर उत्तर प्रदेश की जमीन पर हो गया और उस जमीन पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर आए और बिहार की तरफ से चलते हुए या तो मिर्जापुर या फूलपुर अगर नीतीश कुमार पहुंच गए तो एक झटके में बनारस से जो गंगा की खुशबू प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहकर बिखेरी थी, मां गंगा ने बुलाया है, एक झटके में काफूर हो जाएगी। तो आइए जरा दोनों की रणनीति और दोनों की परिस्थितियों को समझने की जरूरत आज आन पड़ी है, क्योंकि बिसात दोनों तरफ से बिछ चुकी है और उसको अब सामने लाने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री को इंतजार इस बात का है कि 15 अगस्त 2023 को वो कुछ ऐसा भाषण दे जिसके जरिए कांग्रेस और विपक्ष को लेकर जो भी परसेप्शन इस देश में बन रहा है वो धराशायी हो जाए। और उससे पहले जिस संगठन को लेकर मथने की कोशिश लगातार कई महीनों से चल रही थी, उसे जब मथा गया तो बहुत साफ तौर पर बीजेपी को समझ में आ गया कि अब इन्हीं 5 राज्यों के इर्द गिर्द समूची राजनीति को टिकाना होगा। इसीलिए वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो या रमन सिंह हो या शिवराज सिंह चौहान हो,
तीनों को तरजीह अपने अपने तरीके से चुनाव और संगठन को लेकर दी गई। वसुंधरा को संगठन में लाकर कोई अगर यह समझ रहा है कि संदेश दिया गया कि दरअसल वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं बनेगी और अगर बीजेपी को बहुमत मिल जाता है तो कोई दूसरा बन जाएगा, तो वह हवा में है। वसुंधरा के साथ जो सौदा है वो बहुत साफ सौदा है कि संगठन में रहते हुए और संगठन के आश्रय उपाध्यक्ष पद कोई बड़े कमाल का पद होता नहीं है, सिवाय इसके एक मैसेज ड्रॉप किया जाता है। तो राजस्थान के भीतर जो गहलोत और सचिन और लाल डायरी ये तीन परिस्थितियां निकली हैं, इसका लाभ कैसे उठाना है, वसुंधरा इसे सांगठनिक तौर पर साधे। राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा और अमित शाह इसे बाखूबी देख लेंगे। मैसेज बहुत साफ है जो संगठन के भीतर से निकल कर आया और उसने बहुत साफ तौर पर बतला दिया कि निगाहों में सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। कोई ऐसा नया नेता, कोई दूसरा खड़ा हो नहीं सकता है। इसीलिए इन तीनों राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री को पनाह दी जाए। वसुंधरा के साथ साथ जिनको खड़ा किया गया उसमें कैलाश विजयवर्गीय भी वहां पर हैं, सौदान सिंह भी वहां पर हैं। कैलाश विजयवर्गीय और सौदान सिंह शिवराज सिंह चौहान के साथ हैं। वसुंधरा अपने तौर पर राजस्थान के भीतर उनके साथ सुनील बंसल को खड़ा किया गया है। छत्तीसगढ़ के भीतर रमन सिंह भी हैं, सरोज पांडे को लाया गया और लता उसेंडी को लाया गया है। तीनों जगहों से जो तीन तीन सदस्यों की नियुक्ति हुई है वह संदेश पहला बहुत साफ है, इन तीन राज्यों पर राजनीतिक तौर पर और सांगठनिक तौर पर ध्यान देना है। आपके जहन में होगा यहां तो कांग्रेस भिड़ेगी, तो क्या कांग्रेस की भी यात्रा क्या उसी दिशा से जाएगी? यकीनी तौर पर माना जा रहा है और लगभग फाइनल हो रहा है कि पोरबंदर से राहुल गांधी दूसरी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले और उसके तुरंत बाद सबसे ज्यादा दिन राजस्थान में गुजारें, क्योंकि राजस्थान के हालात कुछ अगर बिगड़ रहे हैं तो भारत जोड़ो यात्रा उसे संभाल लेगा। वह उदयपुर का इलाका है, वह चित्तौड़गढ़ का इलाका है, वह कोटा का इलाका है, वह झालावाड़ का इलाका है। इन इलाकों के साथ जुड़े हुए अन्य जिलों में भी लगभग 6 जिले ऐसे हैं जहां से यात्रा को घुमाया जाए और उसके जरिए मजबूत किया जाए। यानी एक तरफ बीजेपी को समझ में आ गया कि सिर्फ मोदी का चेहरा और उनका राजनीतिक कद प्रधानमंत्री के साथ तमगे के साथ लेकर चला नहीं जा सकता है, तो अब संगठन को सहेजना है। तो राजस्थान के बाद यह यात्रा को घुसना है मध्य प्रदेश के भीतर, वो नीमच का इलाका हो, वो मंदसौर का इलाका जहां किसानों ने संघर्ष किया था और वहां पर राहुल गांधी पहुंचे थे। गोलीकांड हो गया, 6-7 किसानों की मौत हो गई। ये एक अलग मसला है कि उसके बावजूद भी कमलनाथ की सरकार जब आई तो वह खुले तौर पर कोई मलहम लगा नहीं पाई और शायद इसकी टीस अभी भी होगी। लेकिन अब उन इलाकों के भीतर, किसानों के भीतर अगर बीजेपी को लेकर गुस्सा है तो उस गुस्से को साथ कौन कैसे लेकर आए, यह दूसरी बिसात मध्य प्रदेश के भीतर भी बचनी है, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय, सौदान सिंह और साथ में मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान तो सामने खड़े ही हैं। उनको साथ लेकर चल रही है बीजेपी। तीसरा स्टेट छत्तीसगढ़ का आता है जो इस पदयात्रा के साथ आएगा, जहां पर भूपेश बघेल बहुत मजबूत हैं और राजनीतिक तौर पर कहते हैं जैसे मोदी कह देते हैं कोई विकल्प नहीं, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के बीच भूपेश बघेल का कोई जोड़ नहीं है। लेकिन अगला सवाल यह भी है, अगर संगठन के तौर पर देखें तो रमन सिंह, सरोज पांडे और लता उसेंडी के जरिए साधा नहीं जा सकता है। साधना होगा तो ईडी की जरूरत पड़ेगी और माना यही जा रहा है कि जो 2000 करोड़ का खेल शराब नीति को लेकर हुआ, शराब बेचने को लेकर हुआ और उसके साथ जो खनन का मामला है जिसमें प्रति टन 25 रुपए के हिसाब से जो खेल होता चला गया, वहां पर नजर मिलानी होगी। कई आईएएस को जेल में डाला जा चुका है, कई बिजनेसमैन को जेल में डाला जा चुका है, तो फिर बघेल को अगर ले लिया जाए उसी जेल के शिक्षों के पीछे तो क्या असर होगा? वो बड़े नेता होंगे या ढह जाएंगे? सियासत इस मोड में आ चुकी है, सीधे तौर पर आमने सामने की परिस्थिति में खड़ा कर चुकी है। लेकिन एक क्षण के लिए और ध्यान दीजिए, पदयात्रा के वक्त में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये पहले 4 राज्य जो निकल कर आते हैं, यहां पर कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, यकीनी तौर पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां के कुल 91 लोकसभा की सीटों में से 87 सीट बीजेपी के पास है और कांग्रेस के पास सिर्फ 3 सीटें हैं।
ये कल्पना के परे है कि 4 राज्यों में कांग्रेस के पास 3 सीट और पदयात्रा और भारत जोड़ो यात्रा और जो ईमानदारी की सोच लिए राहुल गांधी जिस राजनीति को रियल टर्म में साधना चाहते हैं, वह परसेप्शन बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। यानी गुजरात के भीतर से जो परसेप्शन निकले वह कांग्रेस के राज्यों में घुसे और उसके बाद कांग्रेस के अनुकूल परिस्थितियां बन जाए, यह पहले राउंड का खेल है। और उसके बाद पदयात्रा जब उसके आगे बढ़ती है तो वह उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम और अरुणाचल तक जाती है। लेकिन जैसे ही उसके बाद आइएगा, इन 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश में गठजोड़ होना है। किस रूप में होगा? जहां मायावती और अखिलेश हो। बिहार के भीतर तो गठजोड़ बना हुआ है, नीतीश और तेजस्वी यादव हैं, आरजेडी और जेडीयू साथ खड़े हैं। लेकिन उसके बाद अगला सवाल बंगाल के भीतर का है, जहां पर लेफ्ट और कांग्रेस को किस रूप में ममता बनर्जी कितना तरजीह देगी, जब कैडर लेवल पे लड़ाई खुलकर हो रही है। और असम के भीतर भी जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में रही, बावजूद इसके वह लोकसभा सीटों में वह जीत हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ कांग्रेस, दोनों 40% से ज्यादा वोट के साथ खड़े हैं। उसका 48% तो 3% इनका कम, 45%। ऐसे स्थिति के भीतर असम के चुनाव हैं। अब सवाल यहां पर यह है, क्या इन सारी परिस्थिति में जो इन 4 राज्यों के बाद पहला राज्य जो उत्तर प्रदेश 5वें राज्य के तौर पर इस पदयात्रा के साथ जुड़ता है, उस जगह पर कोई बड़ा राजनीतिक प्रयोग इस दृष्टि से हो सकता है, जहां पर योगी का अपना पूरा का पूरा ब्रांड है, योगी का पूरा मॉडल है और योगी एक हार्ड पॉलिटिशियन के तौर पर वहां खड़े हैं, जो मोदी से कहीं ज्यादा हार्ड के तौर पर हैं। और माना यह जाता है कि दरअसल मोदी नहीं तो योगी लाइन में लगे हुए हैं, जो आरएसएस के भीतर चर्चा होती है। लेकिन एक क्षण के लिए समझिए, अगर गुजरात और यूपी के परसेप्शन में सेंध लगा दी गई और उसके बाद अगर दिल्ली की सत्ता डगमगाने लगी, तो ना योगी बचेंगे ना शाह बचेंगे। मोदी की सत्ता जब तक है तभी तक योगी की मौजूदगी का एहसास हार्ड के तौर पर है, अन्यथा वह रूल ऑफ लॉ के दायरे में चला जाएगा और स्थितियां बिल्कुल बदल जाएगी। शायद यही वो वजह है जहां पर कांग्रेस अब उस परसेप्शन को खुले तौर पर सामने बिखेरना चाहती है कि अब ना गुजरात छोड़ना है ना उत्तर प्रदेश छोड़ना है, और उसके बीच की जो 3 राज्यों की कतार है वह तो साथ खड़ी ही है। अगर यूपी के भीतर घुसते हैं तो मुश्किल बीजेपी के साथ होती है, तो इसके लिए और इसको जानते समझते हुए संगठन में जो पूरा फेरबदल किया गया, सबसे ज्यादा लोग, कुल 39 लोगों का बीजेपी का संगठन जिसकी अगुवाई नड्डा जी कर रहे हैं, यानी वो प्लस 38 लोग, इसमें से 9 लोग जो हैं वह उत्तर प्रदेश से आते हैं। सबसे ज्यादा, हर वक्त के लिए सबसे ज्यादा 9 लोग, और उसमें एक मुस्लिम नेता की एंट्री होती है। वह मुस्लिम शख्स जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, और वाइस चांसलर रहते वक्त जब सीएए और एनआरसी को लेकर शोर मचा था, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब शोर हुआ, छात्र निकल कर आ गए, तो पहली बार यूनिवर्सिटी के कैंपस में पुलिस किसी ने बुलाई और छात्रों का साथ किसी वीसी ने दिया, तो वह यही शख्स था जो इस वक्त और कहीं नहीं बीजेपी के संगठन में आकर खड़ा हो गया है। अब यहां पर यह सवाल है कि अगर उनके संगठन में खड़े होने से इतना लाभ मिल जाएगा, तो क्या वाकई ये माना जाए कि इससे पहले मुख्तार अंसारी और शहनवाज हुसैन कुछ नहीं कर पाए, या फिर इसके आगे की परिस्थिति इस रूप में देखा जाए कि जो नए मुस्लिम चेहरे का आगमन हुआ है उसके जरिए कहीं शिया सुन्नी से हटकर पासमानदा समाज को अपने साथ लाने की सोच तो नहीं है। हो सकता है यह भी हो, लेकिन उसके बाद का सवाल यह है कि अगर वाइस चांसलर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के निकल कर आते हैं, तो इसी तर्ज पर केरल से भी एक मुस्लिम को लाकर खड़ा किया गया है। और जहां उत्तर प्रदेश के गढ़ का हाल है, तो संगठन में जिन 8 चेहरों को लाया गया, वो 8 चेहरे कौन हैं, और उन 8 चेहरों के आश्रय जिन परिस्थिति को खींचा जा रहा है, उसमें सबसे पहला नाम तो आपको लेना होगा वहां पर तारिक मंसूर, जिसका जिक्र हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पर कर रहे हैं। इनका संघ से जुड़ाव उसी समय हो गया था जब ये वीसी बने थे, ये माना गया, इसीलिए सीए एनआरसी का जिक्र होता है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि दारा शिकोह की कब्र की तलाश करने की परिकल्पना
इन्हीं के द्वारा दी हुई थी संघ को, और जो बीजेपी के पास तक पहुंची। और केरल से अब्दुल्ला कुट्टी जुड़े हैं, यानी यहां से तारिक मंसूर उत्तर प्रदेश से और अब्दुल्ला कुट्टी केरल से जुड़े हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में सेंध ना लगे, इसके लिए सोचिए उपाध्यक्ष पद पर 3 लोगों को लाया गया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी सांसद हैं, रेखा वर्मा, तारिक अनवर, इन तीनों को उपाध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर अरुण सिंह को लाया गया, राधा मोहन दास अग्रवाल को लाया गया, राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र सिंह नागर को बनाया गया, कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल को बनाया गया, सह राष्ट्रीय सचिव शिव प्रकाश को बनाया गया। यानी 9 लोग उत्तर प्रदेश से, और साधना यह है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी हालत में सेंध लगनी नहीं चाहिए। और सही मायने में देखिए तो अगर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू होती है, और माना जा रहा है, अभी तक कोई तारीख तय नहीं, लेकिन 2 अक्टूबर बेहतरीन दिन है और उसके बाद से चीजें शुरुआत होती हैं, लोगों के जहन में हो सकता है दांडी मार्च याद आए, हो सकता है महात्मा गांधी की विचारधारा याद आए, हो सकता है कांग्रेस के भीतर भी जब हिंदू और मुस्लिम की लकीर खींची जा रही थी तो महात्मा गांधी ने अपने विचारधारा के तहत अंग्रेजों को काउंटर करने के लिए कहीं बड़ी लकीर खींच दी थी। राहुल गांधी उसी दिशा में एक बड़ी लकीर 2024 से पहले 2023 में ही खींचना चाहते हैं, और उन्हें पता है कि 2023 के तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम 2024 को न सिर्फ सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे, बल्कि एक झटके में उनके खुद का कद राजनीतिक तौर पर समूचे विपक्ष की मंडली के भीतर कितना महत्व है, और जिस इंडिया को खोजा जा रहा है उस इंडिया के दायरे से इसी विपक्ष ने एक वक्त कांग्रेस को चाहे दरकिनार कर दिया हो, लेकिन इस मौजूदा राजनीतिक घटनाओं के बीच राहुल गांधी एकमात्र चेहरा है, एकमात्र नेता हैं जो तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के ऊपर आकर खड़े हो गए हैं, और कोई उनको काउंटर करने की स्थिति में नहीं है। इस राजनीति को साधने के लिए इन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद राज्यों के समीकरण की परिस्थिति आएगी, क्योंकि जब आप इसके भीतर जाते हैं तो यह यात्रा बिहार में घुसती है, बंगाल में घुसती है, असम में घुसती है, अरुणाचल प्रदेश तक जाती है, और नॉर्थ ईस्ट के भीतर की मौजूदा हालात क्या है ये इंडिया के 21 सांसद घूम कर आ गए, लोगों से मिल कर आ गए, उनके दर्द को बांट कर आ गए, उनको कागज में पिरोकर वहाँ के राज्यपाल को, गवर्नर को अपने प्रतिवेदन सौंप के आ गए, ये बताते हुए कि अगर शांति है तो लोग बंकर में क्यों रह रहे हैं, अगर शांति है तो लोगों की दिनचर्या क्यों नहीं सामान्य तरीके से चल रही है, और अगर शांति नहीं है तो जिस तरीके से बच्चे कॉलेज स्कूल छोड़कर हाथों में बंदूक लिए हुए गार्ड कर रहे हैं रात रात भर अपने समुदाय को लेकर, यह कौन सी परिस्थिति है। जाहिर है ये सारी चीजें पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव के वक्त कही जाएगी, लेकिन पहली बार डगमगाती और हांफती हुई बीजेपी को साधने वाले नेताओं के सामने एक संकट सबसे बड़ा हो चला है। एक तरफ 2024 का चुनाव है जिसमें इंडिया को काउंटर करना है, दूसरी तरफ इन 3 राज्यों के चुनाव हैं जहां पर इंडिया नहीं है, कांग्रेस है। एक तरफ अपने संगठन के जरिए और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए जो अलग अलग लकीर खींची गई, उसमें बताया गया कि वो चाहे पन्ना प्रमुख हो, बूथ प्रमुख हो, पंचायत के तौर पर हो या जिले के तौर पर हो, उनको किस रूप में काम करना है। लेकिन दूसरी तरफ जिस धारा को लेकर राहुल गांधी चलना चाहते हैं उसमें मैसेज एक ही अगर आ रहा है कि दरअसल इंडिया को इस दौर में छिन्न भिन्न कर दिया गया, नफरत और घृणा के दायरे में लाकर कहीं अंधेरी गुफा में ले जाया गया, तो मैसेज बहुत साफ है कि इससे पहले की भारत जोड़ो यात्रा के वक्त इंडिया नहीं था, अब इंडिया होगा और भारत जोड़ो यात्रा होगी। दूसरी तरफ बीजेपी का संकट है कि अब वो चेहरा उस रूप में प्रभावी नहीं है, उसकी चकाचौंध में सब समाने को तैयार नहीं है, और जिस तरीके से छोटे छोटे राजनीतिक दल नहीं बल्कि छोटा और बड़ा अपराध किए हुए, जिनका नाम मंचों से और किसी ने नहीं प्रधानमंत्री ने करप्ट कहकर लिया, अगर उन्हीं का साथ साथ में है और उसके जरिए सोशल इंजीनियरिंग भी करनी है और वोटों का जुगाड़ भी करना है, और उसके साथ सांप्रदायिकता की एक मोटी लकीर, वोटों का ध्रुवीकरण धर्म के आश्रय भी कर दे, सारे खेल खेलने हैं, तो ये सारे खेल कहीं
इस भारत जोड़ो के प्लान 2 में गायब तो नहीं हो जाएंगे? और अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो आखिर के 3 सबसे महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल, 2024 से पहले 2023 के आखिर आते आते राहुल या मोदी, ऐसा दृश्य इस देश के सामने आने वाला है। दूसरा दृश्य, अगर 3 राज्यों में कांग्रेस को जीत मिलती है और उन सब के बीच अगर बीजेपी को लगता है उसने सेंध लगा दी है, तो दोनों की परिस्थितियों के बीच 2024 इंडिया वर्सेस एनडीए की दिशा में चला जाएगा। इससे कोई इनकार नहीं करता है। अगर बीजेपी ने इन 3 राज्यों में 2 राज्य जीत लिए तो, लेकिन तीनों राज्य कांग्रेस जीतती है तो समूचा इंडिया मतलब कांग्रेस और राहुल गांधी हो जाएंगे। और तीसरी परिस्थिति शायद कहीं बड़ी है। यह तीसरी परिस्थिति इन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद की उस सियासत को साधती है जिस सियासत के पीछे नेताओं की फौज नहीं होगी, जनता की जरूरतें होंगी, उसके मुद्दे होंगे। और क्या 2024 की दिशा में उनके मुद्दे और उनकी जरूरतें एक राष्ट्रीय तौर पर किसी नारे को इस देश में लगा सकती है? और उसके काउंटर में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की बिसात राजनीतिक तौर पर जो भी खेल खेले, उसमें एक झटके में यह चुनाव जनता वर्सेस मोदी तो नहीं हो जाएगा। इंतजार शायद उसी दिशा का है, बिसात शायद उसी दिशा की है। इसीलिए सांस फूल रही है, संगठन बनाए जा रहे हैं, नई बिसात बिछाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में कम, ध्यान राज्यों में ज़्यादा है। और दूसरी तरफ एक ही बिसात बिछ रही है कि इस वक्त तो भारत जोड़ो भी और इंडिया भी अपने साथ है और संसद से भागते और खामोश रहते प्रधानमंत्री सामने खड़े हैं। तो फिर सब कुछ 2023 में ही तय होना है, तो हो ही जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।